हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भाई एक बात बताओ, आप लोगों के ग्रुप पे मैंने एक वीडियो भेजा, आप लोगों ने देखा? एक वीडियो भेजा मैंने आप लोगों के ग्रुप पे जो बने हुए हैं, देखा? हाँ देखा ना, कैसा लगा वो वीडियो देख के? वो मेरी जो स्टूडेंट है, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन अधिकतर उन्होंने मैंने एलटी ज्वाइन कर लिया। तो ये वो थी कि जिसमें उसने जो है इसका टीजीटी में हुआ। ये मेरे यहाँ पे टीजीटी में ही पढ़ने के लिए आई थी, और इसने जो है इस स्टूडेंट ने आपने देखा ही होगा, उसने कहा उसने कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, लेकिन फाइनली जो उसका मेरे यहाँ पे जो सिलेक्शन जो है वो मेरे यहाँ से हुआ। 13 का पेपर भी दिया उसने, 11 का भी दिया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ देखकर, इंस्पायरिंग था मैम। 17 साल का स्ट्रगल, 17 साल का स्ट्रगल तो उसने वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी। वैसे उसने उससे पहले पेपर वगैरह दिए थे जिनमें किसी में भी उसका हो नहीं पाया था, लेकिन अब उसने फाइनली निकाल लिया। तो आई होप कि आप लोगों को उसको देख के ये लगा होगा कि वी आर वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। और वही जैसे इन स्टूडेंट्स का हुआ, ऐसे ही आप लोगों का भी होना है। आई डिडंट सी वो इसने तुझे भेज दूंगी वो बंदा, ठीक है, भेज दूंगी तुझे। और वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वट एवर वी आर डूइंग। मैम मेरी जॉब लगेगी तो क्या क्या लिख रही है, मेरी जॉब लगेगी तो मैं भी बनाऊंगी आपके साथ हार्ट टचिंग वीडियो। अच्छा मैम हम भी आएंगे मिलने ऐसे ही। हाँ भाई एक बात है, वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कोई देखो भाई, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मिलने तो तुम्हें मुझसे आना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि दूर दूर से ही जो है दुआ सलाम हो गई, आप कौन और हम कौन, ये थोड़ी ना होगा। तो भाई बात ये है कि मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी आज अपने स्टूडेंट की, उसकी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी बेचारी लड़की, बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन फाइनली उसका जो है वो हो गया। तो एक टीचर को ना सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब उसके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। शायद अपनी कोई अचीवमेंट से इतनी खुशी ना होती हो जितने अपने स्टूडेंट से होती है। जब तक नहीं होगा आपको परेशान करेंगे, अरे यार होगा ही होगा आपकी बार तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई आज मुझे जो आपको पढ़ाना है, चलो 1 मिनट का मुझे टाइम है, तो क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी हूँ तो मुझे इस समय यूट्यूब वालों के लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैम मेरा टाएंगे, ऐसा मिलना है और थैंक्स भी बोलना। अच्छा बिल्कुल आओ मेरा ठाओ हैं। तो हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज आप लोगों के लिए जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ ऑगस्टन एज। हैव यू हर्ड ऑफ ऑगस्टन एज? अच्छा आज मेरे पास अपना वो नहीं है देखने के लिए कि भाई मेरा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो मेरे को बता देना मैं कहाँ तक लिखूँ, तुम्हें सब दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऑगस्टन एज जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन आ गया है जरा देख लूँ। सोनिका, रीना, उमा, आकांक्षा, अंकिता, सुमन, रेखा, वंदना, चांदनी, अलका। चांदनी मैंने तेरा नाम ले लिया, तू मुझे दिख रही है। देखो आज मैं तुम लोगों को जो पढ़ाऊंगी वो ऑगस्टन एज के बारे में बताऊंगी। डू यू नो अबाउट ऑगस्टन एज और नॉट? पहले ये बताओ, हैव यू हर्ड ऑफ ऑगस्ट? तुमने सामने ऑगस्टन एज का नाम सुन रखा होगा। और मैं आज आप लोगों को देखो भाई क्यों पढ़ा रही हूँ ऑगस्टन एज, इसके बारे में बताऊंगी। देखो मेरे को जो राइटर शुरू करना है वो मुझे स्टार्ट करना है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ अगर मुझे स्टार्ट करना है ना, तो मैं सीधा ये नहीं कि वर्ड्सवर्थ का ये नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था, वर्ड्सवर्थ के पिताजी का नाम ये था, वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे लिखी, लिरिकल बैलेट्स लिखी। भाई ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक किसी को पता होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एज जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एज ये नहीं है, उसकी एज है रोमांटिक एज, ठीक है। अब रोमांटिक एज से जस्ट पहले जो है 18th सेंचुरी यानी कि ऑगस्टन एज के बारे में जानना है। अब ऑगस्टन एज के बारे में हम जानेंगे, क्यों जानना है हमें ऑगस्टन एज के बारे में, ये भी सुन लो। ऑगस्टन एज के बारे में हमें इसलिए जानना है क्योंकि हमें इसमें यह पता चलेगा कि भाई किस प्रकार की सोसाइटी थी, कौन सी पहली जो राइटर है जो वुमेन इंग्लिश राइटर है, और नॉवल कब शुरू हुए। स्विफ्ट और डीफो के ने जो डीफो ने नॉवल लिखे, डैनियल डीफो ने, स्विफ्ट ने क्या लिखा,
और जो है इस एज को पोप जो है इस एज का ऑगस्टन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है। ऑगस्टन को ऑगस्टन क्यों कहते हैं, उस एज की सोसाइटी भाई मॉक एपिक क्या होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इससे जानोगे तो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट? सब कॉपी पेन के साथ तैयार? आर यू रेडी विद योर कॉपी एंड पेन? बताओ भाई। ठीक है, चलो आपको आप सबसे पहले किसी भी एज को पढ़ाने से पहले मैं उस एज की टाइमलाइन लिखती हूँ। तो ऑगस्टन एज मैं यहाँ से मिटा रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो टाइमलाइन लिखना, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब होता है कौन से इवेंट में, कौन से ईयर में क्या इवेंट हुआ। तो टाइमलाइन लिखना ऐसे, रेस्टोरेशन टू एनलाइटनमेंट, रेस्टोरेशन टू एनलाइटनमेंट। तो सबसे पहले आप लिखते जाइए, जो मैं लिख रही हूं वही आप यहां पे लिखिएगा, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले यहां तक बताती हूं, यहां तक लिख लो सभी लोग। जब लिख लो तो मुझे बता देना, डन 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 लिख देना, ठीक है। एरीना कहाँ चली गई पता नहीं। जब लिख लो तो मुझे बता देना, फिर कहानी सुनानी शुरू करूं। सबको ये लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, तो भाई अब पढ़ के देख लेना, हो सकता है भाई मेरे पढ़ाने के बाद भी बोरिंग लगे, मगर मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसी बोरिंग नहीं लगेगी। चलो अब सुनते हैं भाई। मुझे तुम्हें ऑगस्टन एज के बारे में बताना है, तो ऑगस्टन एज के बारे में समझो पहले क्या है, ऑगस्टन एज क्या है। यहाँ हमने टाइटल डाला है रेस्टोरेशन टू एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्वीन हेनरी एट्थ की बेटी थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पर आई तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक प्रोटेस्टेंट थी। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। कैथोलिक्स वो होते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं,
जब जो चर्च को मानते हैं, द बिलीवर्स ऑफ चर्च कैथोलिक्स कहलाते हैं, जो चर्च को मानते हैं, यानी कि पोप को मानते हैं, चर्च को मानते हैं, दे आर नोन एज कैथोलिक्स। और जो अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं, यानी कि जब बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और लोगों को धर्म ग्रंथ में पढ़ी हुई बातें समझ में आने लगी, तो उसे कहा जाता है, जो धर्म ग्रंथ को मानते हैं यानी कि बाइबल को, उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। तो हेनरी एट्थ एक प्रोटेस्टेंट था, उसकी बेटी एलिजाबेथ जब गद्दी पर आई वो भी एक प्रोटेस्टेंट थी और कैथलिक्स उसके अगेंस्ट थे। क्वीन एलिजाबेथ के राज्य में इंग्लैंड एक बहुत ही पावरफुल नेशन बन के उभरा। और ये भी आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने आप को प्रूव करा था डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, यानी कि स्पेन की नेवल आर्मी को जब उसने हराया था 1588 में, तो इंग्लैंड एक मजबूत नेशन के रूप में उभर कर आया था। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने, बिल्कुल सही, क्वीन एलिजाबेथ ने 1588 ही तो कह रही हूँ मैं भी, उसने शादी नहीं करी थी। तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसका कोई एयर भाई बचा नहीं था उसका, तो राजा बना जेम्स वन, जो कि स्कॉटलैंड का राजा था। जेम्स सिक्स्थ था, जेम्स वन, ठीक है। अब जेम्स वन जो है वो जब इंग्लैंड की गद्दी पर आया 1603 में, तो वो एक प्रोटेस्टेंट था। जो स्कॉटलैंड में धर्म चलता था प्रोटेस्टेंट वाला, वो उसे माना करता था। तो वहाँ पे लेकिन जेम्स वन जो है ना एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी कि उसका मानना ये था कि वो पार्लियामेंट को इतना वो नहीं करता था, मतलब जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको इतना नहीं मानता था। लेकिन फिर भी जेम्स वन ने फिर भी एक बैलेंस सा बना रखा था। लेकिन उसका जो बेटा था चार्ल्स वन, जेम्स वन का बेटा चार्ल्स वन, उसने तो पार्लियामेंट ही भंग कर दी थी। और उसके राज्य में पार्लियामेंट, जब चार्ल्स वन के समय में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, और जो चार्ल्स वन को चाहने वाले थे उन्हें कैवेलियर्स कहते थे, और जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते थे उन्हें राउंड हेड्स कहते थे। 1 मिनट का विराम दूंगी। अब ये मत सोचना कि जो मैं बोल रही हूँ वो केवल ऐसी बोलती रहूँगी, लिखवाऊंगी नहीं, सब चीज़ बोर्ड पे लिखवाऊंगी, मगर मेरी बात अभी सुन लो। तो जो चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे देवर कैवेलियर्स, और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, कॉमन मैन को सपोर्ट करते थे, देवर राउंड हेड्स, छोटे छोटे बाल गटे रहते थे। तो चार्ल्स वन ने जब पार्लियामेंट भंग कर दी, चार्ल्स वन को के लेकर लोगों के मन में बहुत विद्वेष हो गया। तो दोनों लोगों में गृह युद्ध छिड़ गया इंग्लैंड में। उस गृह युद्ध में कैवेलियर्स हार गए। इस वजह से चार्ल्स वन को भी बीहेडेड करा गया, उसे मार दिया गया। और चार्ल्स वन का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड, वो फ्रांस भाग गया, ठीक है। और इंग्लैंड पर शासन हो गया क्रॉमवेल का, जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था। राजा कोई नहीं था, क्रॉमवेल जो है उसका शासन हो गया। 59 तक क्रॉमवेल ने शासन करा, उसकी मृत्यु हो गई। लोग त्राही त्राही करने लगे, इतने ज़्यादा लोग परेशान हो गए नियम कानून और उससे कि 1559 में जो है 1659 कर रही हूँ, सॉरी वो जो है गलती से बोल गई। 1659 में जब लोग, वो क्रॉमवेल की मृत्यु हुई, 1 साल उसके बेटे ने जो है वो राज किया। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा भाई वापस बुलाओ, हमें तो राजा ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये पार्लियामेंट का शासन। तो 1660 में चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से वापस बुलाया गया, ताजपोशी दोबारा की गई और उसे इंग्लैंड का राजा दोबारा से घोषित किया गया 1660 में। रेस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी का मतलब होता है स्टुअर्ट डायनेस्टी, यानी कि चार्ल्स सेकंड बिलोंग टू स्टुअर्ट डायनेस्टी। और इससे पहले क्योंकि पार्लियामेंट का शासन, मतलब क्रॉमवेल का शासन था, तो दोबारा से 1660 में राजा का शासन हो गया। अब जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पे आए तो वो अपने आप को बहुत, उन्होंने जो पार्लियामेंट बनाई वो इतनी फ्रेंडली थी पार्लियामेंट जो है वो राजा की, कि राजा की जो राजा बोले तुम जो कहो, तुम बोलो दिन तो दिन, तुम बोलो रात तो रात, वो वाली चीज़ थी। अब क्या हुआ कि लेकिन चार्ल्स सेकंड का राज्य इतना ईजी नहीं था उसका राज करना। अब चार्ल्स सेकंड के समय में सबसे पहले 1665 में लंदन में फैला प्लेग,
बहुत बुरा वाला प्लेग, उसमें हजारों लोग मर गए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, ऐसे हजारों लोग मर गए। 1666 में लंदन में लगी भयंकर आग। उस आग में बहुत से जो है वो घर और चर्च जो है वो जल गए। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि 1666 में प्लेग के कीटाणु जल गए। ठीक है, 1667 में जो चार्ल्स सेकंड की सेना थी, इंग्लिश जो आर्मी थी, वो डच आर्मी के सामने उसने घुटने टेक दिए। तो बहुत सारे जो हैं वो गलत मतलब मिसफॉर्च्यून्स जो हैं वो हुए। अब चार्ल्स सेकंड का राज चल रहा था। चार्ल्स सेकंड एक कैथोलिक था, और वो कैथोलिक, लेकिन वो छिपा हुआ कैथोलिक था। तो वो कैथोलिसिज्म को इम्पोज करना चाहता था, लेकिन ढके छिपे। अब चार्ल्स सेकंड की अपनी कोई लीगल औलाद नहीं थी जो उसकी रानी से होती। एक्चुअली होता क्या था उस समय कि जो रानी होती थी ना, उसी से जन्मे हुए जो बच्चे होते थे वही गद्दी पे बैठते थे। अगर कीप के से बच्चे हो रहे हैं तो वो गद्दी पर नहीं बैठते थे, यानी कि उनको वो नहीं दिया जाता था, उत्तराधिकारी नहीं बनते थे। तो चार्ल्स सेकंड का अपना कोई बेटा नहीं था। तो जब चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हुई, आप देख सकते हैं 1685 में, तो उसका एक कज़न था जेम्स सेकंड, जो उससे भी बड़ा जो है वो कैथोलिक था। अब जेम्स सेकंड गद्दी पे बैठा। अब जब जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठा तो लोग डर गए, कांपने लगे कि भाई ये तो कैथोलिसिज्म जो है वो इम्पोज करेगा, ये तो कैथोलिसिज्म को आते ही लोगों के ऊपर जो है अपनी वो करेगा। तो लोगों ने जो है उसके एक रिबेलियन हुई। विग्स ने रिबेलियन करा। अभी विग टोरी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। विग्स ने उसके खिलाफ जो है रिबेलियन करा। किसके खिलाफ? जो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ था, यानी कि चार्ल्स सेकंड का अवैध बच्चा, उसके नेतृत्व में। लेकिन वो हार गए, और जेम्स सेकंड ने सोचा कि वो जेम्स सेकंड गद्दी पे था, और जेम्स सेकंड ना, उसकी दो बेटियां थी जेम्स सेकंड की। एक का नाम था मैरी, और एक का नाम था एन। जनता के बहुत ज़्यादा विग प्रोवोकेशन पे उसने अपनी बेटी मैरी की शादी विलियम ऑफ ऑरेंज से करी थी, जो कि हॉलैंड का रहने वाला था और एक प्रोटेस्टेंट था। बुढ़ापे में जेम्स सेकंड के एक बेटा हुआ, तो लोगों को ये लगा कि अगर ये लड़का बड़ा होगा फिर ये बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेगा और इंग्लैंड का खून चूसेगा। तो उन्होंने जो है विलियम ऑफ ऑरेंज से जो है वो कहा कि आप आ जाओ और इंग्लैंड की गद्दी आप संभालो। विलियम ऑफ ऑरेंज 1588 में आया। जेम्स सेकंड के जितने भी सपोर्टर्स थे उसे छोड़ के भाग गए, और जेम्स सेकंड को फ्रांस भागना पड़ा, यानी कि ससुर जी भाग गए, और दामाद जो है, बेटी और दामाद जो है वो इंग्लैंड के क्वीन एंड किंग जो हैं वो घोषित कर दिए गए 1588 में। ठीक है, ये तो कहानी हुई यहाँ तक। अब हमने ये सब चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो हमें कैसे पता चलती हैं? क्योंकि उसी समय 1660 में एक कल्चर आया था, डायरी लिखने का कल्चर, जिसे शुरू सैमुअल पैपीज एक डायरिस्ट था, डायरी लिखने वाला। हालांकि ये डायरीज जो हैं वो ऐसा मानिए जैसे कि कोई पर्सनल उसके लिए लिखता है, लेकिन बाद में ये पब्लिश हुई थी। ये लंदन का प्लेग, आग, रेस्टोरेशन, ये सारी चीज़ें, ये घटनाओं का वर्णन हमें सैमुअल पैपीज की डायरी में देखने को मिलता है। इसलिए सैमुअल पैपीज एक डायरिस्ट के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने लिखी पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, उस समय तक इस पैराडाइज लॉस्ट में आपने ये तो पता है कि सैटर्न के रूप में मिल्टन ने खुद को दिखाया है, और जैसे कि उसका पैराडाइज चला गया था, जब मोनार्की आ गई तो मिल्टन का पैराडाइज भी उससे छिन गया था। और मिल्टन ने जो है ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में लिखी है पैराडाइज लॉस्ट। और मिल्टन जो है उसमें, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि ही वॉज इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, प्लस उसकी कहते हैं बहुत सी प्रॉपर्टी लंदन की आग में भी जल गई थी। तो बताओ भाई, यहाँ तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ। मैम जेम्स सिक्स ही जेम्स, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही तो था। स्कॉटलैंड में वो था और यहाँ इंग्लैंड में। यहाँ तक मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो सभी लोग यस लिख दो, और नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। अब मैं लिखूंगी, क्योंकि पॉइंट्स लिखूंगी।
देखो इतनी सारी चीजें याद रखना तो पॉसिबल तुम्हारे लिए है नहीं, तो मुझे लिखना पड़ेगा। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सबको? अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, तो अब जो है पॉइंट्स लिख रही हूं वो लिख लो, ठीक है? लिखते जाइए। चार्ल्स सेकेंड एंड जेम्स सेकेंड both were Roman Catholics. चलो भाई, पहले यहां तक लिख लो। पहले यहां तक लिख लो। देखो भाई, चार्ल्स सेकंड एंड जेम्स सेकंड बोथ जो हैं वो रोमन कैथलिक्स थे। और जो मैंने अभी आपको बताया था विग्स एंड टोरीज पार्टी वाला जो बताया था, वो मैंने आपको विग्स एंड टोरीज नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब सिविल वॉर छिड़ा था तो जो चार्ल्स वन को मानने वाले थे वो कैवेलियर्स थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे, और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे वो राउंड हेड्स थे। तो भाई जब मोनार्की एस्टैब्लिश हुई, देख रहे हैं आप कि भाई रेस्टोरेशन पीरियड में भी जब मोनार्की री एस्टैब्लिश हुई, ये पार्टीज का नाम बदल गया। जो कैवेलियर्स थे यानी कि राजा को सपोर्ट करने वाले थे वो थे टोरीज, वो बन गए टोरीज। और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले थे, एक व्यापारी वर्ग था, वो बन गया विग्स। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जो रोमांटिक एज में आता है कि भाई टोरीज विग्स के अगेंस्ट थे, विग्स टोरीज के अगेंस्ट थे, ये कोई वर्ड बार बार आएगा। तो भाई अगर वर्ड पता ही नहीं होगा कि कब बने ये टोरीज एंड विग्स, तो ये पता तो होना चाहिए ना। तो विग्स एंड टोरीज जो हैं ये डिफरेंट नेम से जो हैं वो बने। कैवेलियर्स बन गए टोरीज, राउंड हेड्स बन गए विग्स, और प्यूरिटन्स को कहा गया डिसेंटर्स। ठीक है,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं कल। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।